देखो भाई, आपका मैथ्स में जो पार्ट फर्स्ट है, मैं मतलब आपको पहले ही बता रहा हूँ कि सिलेबस हम लोग कितनी कितनी क्लास में ख़त्म करेंगे, ठीक है। पार्ट फर्स्ट के अंदर आपका चैप्टर नंबर, हम लोग मैट्रिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट आपके पास आ गया मैट्रिक्स, जो थर्ड चैप्टर रहेगा। फिर फोर्थ हो गया हमारा डिटर्मिनेंट, फिफ्थ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सिक्स्थ हमारे पास हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उससे पहले हमारा 1 और 2, इसको हम लोग बाद में 1 को हम लोग बाद में करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, और ये इनवर्स ट्रिगो, ठीक है। और पार्ट सेकेंड में एक तो आता हमारा इंटीग्रेशन, जो सबसे अच्छा चैप्टर रहेगा, ठीक है। 8 हमारे पास AOI, इस पे बेस्ड रहेगा। 9 हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, 10 हमारे पास रहेगा वेक्टर, और 11 रहेगा हमारे पास 3D एंड प्लेन, 12 हमारे पास रहेगा LPP, 13 हमारे पास रहेगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका जो अलजेब्रा वाला पोर्शन हैगा, मतलब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इसके अंदर से हमारा प्रॉपर्टीज वाला पार्ट डिलीट हो गया है, तो ये हमारा बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। मतलब लगा लो आपको मैट्रिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लास की ज़रूरत है, और 3 ही क्लास इसमें, मतलब 6 क्लास में हमारा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पूरा खत्म हो जाएगा। अब वो क्लास ज़रूरत पड़ने पे 1 घंटे की भी होगी, ज़रूरत करने पे आपकी क्लास 1.5 घंटे की भी होगी, कभी उससे कम की भी होगी क्लास, ठीक है। मतलब अगर जो क्लास फिक्स कर दी गई है, उससे कम टाइम में भी हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता हमारा चैप्टर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, जिसको कम से कम 7 क्लास की जरूरत पड़ती है, इसको कम से कम 7 क्लास की जरूरत पड़ेगी, डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पूरा पोर्शन कराने पे। इसके अंदर हमारा एक सिलेबस रहेगा रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, वो हमारा सिलेबस से इस साल डिलीट हो गया है। जिसको फर्दर जैसे जेई वगैरह की तैयारी कर रहा है कुछ भी, तो वो अपना यूट्यूब पे से जाके मैं उसको लिंक दे दूंगा, वहाँ से पढ़ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा AOD आएगा, जिसके अंदर से 2 एक्सरसाइज हमारे डिलीट हुई हैं, 6.1 और 6.4। तो फिर यहाँ पे 3 एक्सरसाइज आपकी मेन बची और एक मिसलिनियस, जिसमें हमारा 6.5 और मैक्सिमम मिनिमम काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, तो इसलिए इसमें भी आपका कम से कम 6 क्लास लगेंगी, ठीक है। और इनवर्स ट्रिगो आपका 3 क्लास में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, मतलब बुक का भी और एक्स्ट्रा सिलेबस सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे 7 चैप्टर, जिसमें 10 क्लास लगेंगी, क्योंकि इसके अंदर देखो एक्सरसाइज ही 11 हैं, 7.1 से लेकर के 7.11 तक आपकी 11 एक्सरसाइज हैं, ठीक है। जिसके अंदर से हमारी एक एक्सरसाइज डिलीट हुई है 7.8 लिमिट ऑफ सम, जो कि सबसे आसान पोर्शन होता था, क्योंकि ये चीज़ फिक्स होती थी हमारी 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। 7.8 हमारा था, एक टॉपिक था मतलब लिमिट ऑफ सम, उसका क्वेश्चन 6 नंबर में आता ही था, और वो बच्चा समझ लो वो भी बच्चा कर सकता था उस क्वेश्चन को, जिसने 7 चैप्टर बाकी सारा नहीं किया, मतलब बहुत बेसिक पैटर्न था, वो उन्होंने डिलीट कर दिया। और प्लस में इसकी फिर मिसलिनियस भी आएगी, जिसके अंदर 44 क्वेश्चन है, मतलब बड़ा चैप्टर रहेगा, तो इसमें आपकी सबसे ज़्यादा क्लासें लगेंगी। फिर आता है AOI, जो 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी 4 क्लास में कम से कम हो जाएगा। वेक्टर फिर छोटा चैप्टर रहेगा, देखो हमारा लेवल बढ़ेगा, यहाँ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हमें आसान लगेगा बहुत, उसके बाद सेकंड चैप्टर से धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन तक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर से थोड़े मतलब सिंपल चैप्टर पे आ जाएंगे, और वेक्टर तो बिल्कुल आपका मैट्रिक्स के जैसा आएगा, 2-3 क्लास के अंदर वेक्टर NCERT खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा 3D और प्लेन आता है, जिसके अंदर पहले काफ़ी टाइम देना पड़ता था, क्यों? क्योंकि इसमें एक प्लेन, जो मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, आपके कुछ हॉट्स टॉपिक आएंगे पूरे 12th के अंदर, जिसके अंदर से एक प्लेन भी होता था। प्लेन का क्वेश्चन आपको वाकई में बहुत सारे केस होते थे जो आप बच्चों को प्रॉब्लम करते थे, तो प्लेन हमारा इस साल डिलीट हो गया है, तो इसलिए भी इसके अंदर कम टाइम ही लगेगा, 3 से 4 क्लास में हमारा प्लेन भी खत्म हो जाएगा। LPP आपने पहले से ग्राफ बना रखा है, LPP मतलब वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, आपने पहले इनइक्वालिटी चैप्टर किया था 11th क्लास में, तो उसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन अप्लाई करना है, तो ये भी हमारा 2 क्लास में 3 क्लास में बहुत आराम से हो जाता है। फिर आता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सबसे आसान चैप्टर रहेगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर भी हमारी एक एक्सरसाइज डिलीट हो गई है 0.5 बाइनोमियल में, तो लास्ट ईयर ही डिलीट हो गई थी, तो ये भी हमारा 4 से 5 क्लास में, आप मान लो 4 क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला कि इतनी क्लासें हम लोग को कम से कम लेनी है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इससे भी ज़्यादा क्लासें बढ़ाएंगे, चाहे ऑनलाइन, चाहे यूट्यूब पे, चाहे कैसे भी, वेबसाइट पे जैसे मर्जी मोड होगा। और अब मैं मैट्रिक्स जब कराऊंगा, तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में मैंने बोला कि आपको कम से कम 6 क्लास लगेगी, मान लो इसमें 7-8 दिन बीत गए 6 क्लास में, तो जब तक मैं आपको ट्रिगो के लिए असाइनमेंट नोट्स वगैरह दूंगा कि क्या क्या आपको याद करना है, फॉर्मूला वगैरह, वो सब आपको वहाँ से प्रिपेयर करना है,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके अलावा आपको स्टडी कहाँ कहाँ से करनी है, देखो एक तो आप एनसीईआरटी करोगे, ठीक है, प्लस में मैं अपने असाइनमेंट दूंगा जिसके अंदर से खास क्वेश्चन तो करना ही है, ठीक है। उसके बाद एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, आपने देखा होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ग्रीन कलर की बुक आती है अरिहंत की, सॉल्व वाली, इसमें से करेंगे हम लोग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कम क्वेश्चन होते हैं और सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब हॉट्स क्वेश्चन सारे इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा बाकी आप जो भी बुक है आपके पास उससे पढ़ सकते हो, मैं ये वाली 3 चीज़ें कराऊंगा, ठीक है ना। बाकी आपका जैसे सपोर्टिंग मटेरियल हो गया जो गवर्नमेंट स्कूल में मिलता है, उसके क्वेश्चन सब में इंक्लूड होंगे, वैसे असाइनमेंट के अंदर सपोर्टिंग मटेरियल के सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और जैसे ही आपका 3 महीने का टाइम खत्म होगा, उसके बाद फिर आप लोग हर संडे वाला टेस्ट जो होगा, मतलब एक फुल सिलेबस का टेस्ट, वो आप लोगों का फ्री होगा पेपर तक। उसके बाद आगे जो भी क्रैश कोर्स होगा उसके अंदर के लिए भी आपको जो भी मतलब डिस्काउंट मिल रहा है जो भी है वो आपको बता दिया जाएगा, तो क्रैश कोर्स आगे भी होते रहेंगे। भाई आपका ये खत्म हो जाएगा दिसंबर में, दिसंबर के बाद भी आपके 2 महीने 3 महीने बचते हैं। इस बार पेपर भी आपका मार्च की जगह मेरे ख्याल से अप्रैल में होगा, तो वहाँ भी आपको टाइम मिलेगा। मतलब इसके ये सिलेबस होने के बाद आप 100 मार्क्स का टेस्ट जब तक आपका पेपर नहीं होता जब तक आप लोग दे सकते हो, किसी भी मोड में, यहाँ पे आके या फिर घर से बैठ के, ठीक है। ये चीज़ें आपको बेनिफिट है, ठीक है ना। और दूसरा है, देखो क्लास में अगर कोई क्लास आप नहीं ले पाते ऑफलाइन में, तो आपको ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी सारी क्लास में, ठीक है। देखिए फिर तो आपको बस अपने पे भरोसा रखना है, मेरे पे भरोसा रखना है, मैं यहाँ पे सारा सिलेबस पूरा कराऊंगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। बस ये नहीं होना चाहिए कि बीच में हमें टूट गए 2 मिनट में। और सोचना वही है कि हमें 90+ से ज़्यादा लेके आने, 90+ नंबर लेके आने कैसे भी करके, चाहे इससे पहले बचपन में कभी आए हैं या नहीं आए हैं। अभी देखो आपके पास टाइम बहुत है, स्कूल की क्लास कुछ बच्चे लेते हैं नहीं लेते, टाइम बहुत होता है। अगर आप लोग घर पे शेड्यूल बना के पढ़ोगे बहुत बढ़िया हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। और मैथ्स में सबसे आसान है मार्क्स लाने के लिए, बस आपको करते चला जाना। ये नहीं कि हम 10 दिन के लिए बीच में ब्रेक ले लिया, यहाँ चले गए वहाँ चले गए, अगर ऐसा होगा तो फिर उसकी क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है भाई। चलो फिर मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। देखो मैट्रिक्स के बारे में आपको क्या पता है, मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स से पहले जो हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे थे, हमने पढ़े थे सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी के अंदर क्या होता था, सेट आपको पता है ना, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा होता था जिसके अंदर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते थे। जैसे अगर कोई ये बोलता था कि भाई अगर हम एक कॉइन को उछाल रहे हैं उसमें क्या क्या आ सकता है, एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो उसमें हेड और टेल आ सकते हैं, तो उसे आप एक कर्ली ब्रैकेट में लिख देते तो वो हमारा सेट होता था। या फिर अगर हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है, क्या आता है 1 2 3 4 5 6, उसको अगर हम एक सेट फॉर्म में लिख देते हैं तो मेरे पास सेट हो जाता है, मतलब वो एक कलेक्शन था। अब उसके अंदर कमियां क्या क्या थी कि उसके अंदर कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं था। जैसे कि मान लो कोई सेट ये आएगा 1,2 है, इसको हम लोग 2,1 भी लिख सकते हैं, हमारे लिए इक्वल है, जबकि इसके अंदर इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं हुई। दूसरा, हम लोग सेट के अंदर कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे। कैलकुलेशन मतलब मैं इन दोनों सेट को ऐड नहीं कर सकता, माइनस नहीं कर सकता, ठीक है ना, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, हम लोग वो प्रोफेशनल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जो हमारी एप्लीकेशन मांगती है, ठीक है, ये चीज़ें। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैट्रिक्स की खास बात क्या आएगी कि ये क्या होता है, एक इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स और डेटा। मतलब एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, डेटा का, जिसको हम लोग इस फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। मान लो यहाँ पे 2 3 स्मॉल a b लिखा है, या फिर इस तरीके से 2 3 a और b, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं 2 1 -1 7 8 0, ये मेरे पास क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया रेक्टेंगल फॉर्म में। रेक्टेंगल का मतलब क्या आएगा कि हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 3 और 5, ये मेरा कोई मैट्रिक्स नहीं हुआ क्योंकि रेक्टेंगल नहीं बना रहा, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसे हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये मेरा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल में ही लिखेंगे, ठीक है। और जो हम अंदर वैल्यूज लिखते हैं ये हमारे होते हैं एलिमेंट्स, इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स, जो मैक्सिमम केस में हमारा स्मॉल लेटर में ही होता है, ठीक है ना, जो हमारा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स के अंदर लिखा है तो स्मॉल में लिखा जाएगा, अगर कोई बाहर कैप्स में लिखा है तो मैट्रिक्स है। जैसे कई बार क्वेश्चन आया था कि फाइंड ए, कैपिटल ए, अगर कैपिटल ए लिखा है तो मतलब मैट्रिक्स की बात कर रहा है, अगर स्मॉल ए लिखा हुआ है तो किसी स्केलर वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैं भी आपको इसमें क्वेश्चन में अरेंजमेंट की बात कर रहा था, यहाँ पे देखो जो हमारा 2 लिखा हुआ है इसकी अपनी फिक्स पोजीशन हैगी,
ये नहीं कि मैं 2 को यहाँ लिख दूंगा मेरा काम चल जाएगा। अगर 2 मेरा यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे तो यहीं ही रहेगा, इसलिए हमारे पास मैट्रिक्स में कैलकुलेशन अच्छे से हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये जो मैट्रिक्स की शेप है उसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। शेप ऑफ मैट्रिक्स, शेप ऑफ मैट्रिक्स को क्या डिफाइन करता है, ऑर्डर। ठीक है ना, जितनी भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं एलिमेंट्स की उन्हें हम कहते हैं रो, जैसे कि R1, R2, R3। जितनी भी हमारी वर्टिकल्स लाइन होती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉलम, C1, C2, इन्हें हम लोग कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, रो को हम लोग M से डिनोट करते हैं, कॉलम को हम लोग N से डिनोट करते हैं। ऑर्डर जो होता है हमारे पास, ऑर्डर क्या होता है हमारा, रो इनटू में कॉलम, मतलब M क्रॉस N। इसको हम लोग बस मल्टीप्लाई में डिफाइन करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते नहीं है। जैसे मान लो ये मेरा बोर्ड हैगा, बोर्ड का साइज मेरा 6x4 है। अगर मैं किसी को 6x4 बोलता हूँ तो उसे अच्छे से पता लग रहा है कि भाई उसकी 6 लेंथ होगी और ब्रेथ उसकी 4 होगी। अगर मैं उसको 24 बोल दूंगा तो 24 से उसको क्या अंदाजा लगाएगा, वो 8x3 भी बोल सकता है, 1x24 भी बोल सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, बस हम लोग इससे ये फिक्स कर देते हैं कि रो कितना आएगा, कॉलम कितना आएगा। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 7 0 -1 8। इसमें हमारी रो कितनी आएंगी, 2, कॉलम कितने हमारे 4। तो ये मेरे पास ऑर्डर क्या आ गया, 2 × 4 आ गया। अगर एक मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 -1 0 8, ये हमारे पास में रो कितनी हो गई 3 और कॉलम 3, ये इसका ऑर्डर हो गया। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज करो ये 7, तो इसका हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें देखो एक ही एलिमेंट है, मतलब एक ही रो हो गया आपका और सिंगल कॉलम हो गया, तो मतलब 1 × 1 इसका ऑर्डर हो गया। अगर एक मैट्रिक्स है 2 -1 3, तो इसमें रो कितनी आएंगी 1 2 3 रो है, कॉलम कितने हैं 1। अगर एक क्वेश्चन है मेरे पास 0 7 8, इसमें हमारे पास रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3, ये आपके पास है 3, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1 × 3। क्लियर है। अब इसमें उसके बाद आता है हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी भी अपनी पोजीशन होती है। ठीक है, उसको कैसे हम लोग देखते हैं, देखो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। पोजीशन ऑफ एलिमेंट को हम लोग AIJ से डिनोट करते हैं, जहाँ पे हमारा I वर्क करता है रो के लिए और J हमारा कॉलम के लिए। I हमारा रो के लिए होता है, J हमारा कॉलम के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स डिफाइन करता हूँ 4 × 4 ऑर्डर का। तो ये मेरा पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट मेरा फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब I की वैल्यू 1 हो गई और J की वैल्यू भी हमारी 1 हो गई। अगर मैं सेकेंड एलिमेंट को देखूंगा A12, मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ। इसको आपको 21 22 23 नहीं पढ़ना, इसी तरीके से पढ़ना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकेंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। क्लियर है। अब देखो इसके बेसिस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा आएगा ये 2 -1 3 7 0 5 4 2 1 0.5 9 8। ये हमारा एक क्वेश्चन है। अगर इसमें कोई बोलता है आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने, और एक क्वेश्चन पूछता है हमारा ऑर्डर क्या होगा। एक क्वेश्चन है मेरे पास A13 A22 A34, ये एलिमेंट क्या क्या होंगे, तो देखो कैसे बताओगे। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब पहले ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर इसका क्या हो गया 3 × 4, तो 3 × 4 मेरे पास आ गया इसका ऑर्डर। अब नंबर ऑफ एलिमेंट देखो आप काउंट भी कर सकते हो या फिर आप ऑर्डर की मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, तो कितना हो गया 12 आपके पास आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट। अब A13 एलिमेंट मेरे को बताना है, यहाँ पे A13 एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट हो गया 3, A22 का मतलब सेकेंड रो का सेकेंड, तो हो गया √5, और 3 4 का मतलब हो गया थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट मतलब 8। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर है। और इसमें कैसा क्वेश्चन बनता है देखते हैं।
एक क्वेश्चन ऐसा आता है, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स if aij is equal to I plus j स्क्वायर बाई 2। हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है जिसमें ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो देखो सबसे पहले 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स डिफाइन करो, क्या होगा, A11 A12 A21 A22। यहाँ पे मैंने रो भी 2 लिए हैं और कॉलम भी 2 लिए हैं, ठीक है ना। अब मुझे इनकी वैल्यू इस रिलेशन से निकालनी है, ठीक है। तो देखो मुझे दे रखा है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अगर मुझे A11 फाइंड करना है तो हम लोग I की जगह पे 1, J की जगह पे भी 1 लिखेंगे, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2, ये इज इक्वल टू हो गया 2। फिर A12 का मतलब I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 9 बाई 2। A21 मतलब 2 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2, ये हमारे पास आ गया 9 बाई 2। A22 का मतलब 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 बाई 2 इज 8। इनको अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, 9 बाई 2, 9 बाई 2 और 8, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर आप ये वैल्यू निकालने के बाद यहाँ नहीं पुट करें, मतलब ये नहीं लिख रहे, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। 1 नंबर के क्वेश्चन में या फिर 1 नंबर मिलता है या फिर 0 नंबर मिलता है, इसका ध्यान रखना। तो अगर आपका फाइनल आंसर सही नहीं है तो आप चाहे ऊपर कुछ भी कर लो, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे एंड आई माइनस जे, आई प्लस जे व्हेन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे एंड आई माइनस जे व्हेन आई इज लेस देन जे। कुछ बच्चों को ये चीज़ें नहीं देखनी आती, इसको समझना बहुत आसान है। हम ए आई जे की वैल्यू आई प्लस जे कब लेंगे, जब हमारा आई जे से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। ए आई जे की वैल्यू हम लोग आई माइनस जे कब लेंगे, जब हमारा आई क्या होगा, जे से छोटा होगा। तो देखो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स सबसे पहले हम बनाते हैं, तो क्या आएगा, A11 A12 A13 आएगा और A21 A22 A23 ये भी आएगा, ठीक है ना। अब देखो मुझे अगर A11 निकालना है, 11 का मतलब है I इक्वल टू है J के, तो मतलब यहाँ से लिख लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1। 12 का मतलब मेरा I छोटा है J से, तो यहाँ पे लिख लेगा, तो आएगा 1 माइनस का 2। 13 का मतलब I की वैल्यू छोटी है J से, तो कितना आएगा 1 माइनस का 3। 21 का मतलब I की वैल्यू बड़ी है J से, तो क्या आएगा 2 प्लस का 1। और 22 में कौन सा एलिमेंट आएगा, I इक्वल टू J के है यहाँ पे, तो क्या आएगा 2 प्लस का 2। 2 और A23 में क्या आएगा 2, मतलब I हमारा छोटा है J से, तो क्या आएगा 2 माइनस का 3। फिर इसको आगे सिंप्लीफाई कर दोगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। फिर देखो एक इसमें क्वेश्चन बनता है छोटा सा कि इफ ए मैट्रिक्स A हैज 24 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, देन व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर हमारे क्या बन सकते हैं। एक तो मेरे पास क्या बनेगा बताओ, 24 एलिमेंट है तो उसमें क्या होगा, एक तो आएगा 1 इंटू में 24, 24 इंटू 1, 2 इंटू में 12, 12 इंटू में 2 और 3 इंटू 8, 8 इंटू में 3, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, ये कितना हो गया 8 पॉसिबल ऑर्डर आ गया, ठीक है। अगर मान लो इसी में ही बोलता कि अगर उसके पास 13 एलिमेंट होते तो क्या होता है, अगर 13 एलिमेंट होता तो 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1 कितने हो गए 2 पॉसिबल ऑर्डर हो गए। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद इसमें उसके बाद देखो आप लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होती है, उसके बाद आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे।
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, या पहले रो मैट्रिक्स। देखो रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है? द मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, जिस मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक ही रो होता है, जिसके पास एक रो होता है वो हमारा रो मैट्रिक्स होता है। जैसे कि एग्जांपल हमारा हो गया 1 2 5 7, इसमें हमारे पास रो तो 1 है, कॉलम कितने भी हों, कॉलम हमारे पास 4 है, आपके पास रो 1 होना चाहिए, ठीक है। फिर एक आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम में सिर्फ एक ही कॉलम होता है इसमें, तो आएगा जैसे 7 1 2 3 into 1, ठीक है, आपके पास कॉलम एक होगा। फिर एक आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। जैसे कि अगर वो ये भी हो सकता है 1 क्रॉस 1 का, या फिर ये भी हो सकता है हमारे पास 1 2 7 8, ये मेरे पास 2 क्रॉस 2 का आ गया मैट्रिक्स, या फिर ये भी हो सकता है 2 9 3 9 0 5 8 1 0 7, ये मेरे पास आ गया 3 क्रॉस 3 का। कितने भी ऑर्डर का होगा मगर हमारे वहाँ पे रो और कॉलम इक्वल होगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास थर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? देखो वैसे 2 डायगोनल होते हैं हमारे जो अभी तक हमने पढ़े, एक तो ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल, मगर हमारा मैट्रिक्स में इसी डायगोनल का यूज है, इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? आपका डायगोनल में कोई भी एलिमेंट हो सकता है और बाकी जगह पे क्या होगा? 0। मान लो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, 0 0 0, ठीक है। डायगोनल में हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल में एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट होता है, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ? प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होगा? एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट होगा। एटलीस्ट 1 नॉन जीरो का मतलब है कि यहाँ पे मान लो 7 आ गया, अगर ये भी 0 0 है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स में ही आएगा। देखो ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, यहाँ पे मैंने बोला कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट होना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे नॉन जीरो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 3 5, तो ये आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि भाई प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सब क्या होंगे? 0 होंगे, और इसके अंदर क्या होगा? नॉन जीरो होंगे, मगर एटलीस्ट 1 नॉन जीरो होता है, बस एक कोई भी आना चाहिए नॉन जीरो, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो ये हो गया 0 7 5 0 0 0 0 0 0, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल में ही बस होना चाहिए ऐसा। ये हमारे पास आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। फिर आता है फोर्थ नंबर, फिर आता है हमारा स्केलर। ये नहीं आ रहा यहाँ, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में देखो हमारे पास क्या होता है कि आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना, उसके एलिमेंट सारे हमारे इक्वल होते हैं और बाकी सारे 0 ही होते हैं। मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें हमारा डायगोनल एलिमेंट क्या हो? इक्वल हो, ये हमारा हो गया स्केलर मैट्रिक्स। या फिर ये जैसे कि B 3 3 3, ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है हमारा 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बहुत यूज हैगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे जनरली हम लोग I से डिनोट करते हैं, ठीक है, बाकी ऑर्डर के हिसाब से भी उसे लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है? जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वहाँ पे हमारे पास 1 होता है, जैसे कि मैं पहले 3 क्रॉस 3 का लिख के दिखाता हूँ, 1 आता है और बाकी जगह पे 0, ठीक है। अगर मैं 2 क्रॉस 2 की बात करूँ तो क्या आएगा? 1 1, और 3 क्रॉस 3 की बात करूँगा तो क्या आएगा? 1, ठीक है। इसको हम लोग I1 I2 और I3 से भी डिनोट करते हैं। वैसे NCERT में सिर्फ I से ले रखा है। अब फिर आपको कैसे पता लगेगा कौन सा ऑर्डर यूज़ करना है? क्वेश्चन में जिस भी ऑर्डर का आपका A और B मैट्रिक्स दे रखा होगा ना, उसी ऑर्डर का हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग उसी ऑर्डर का लेंगे। फिर उसके बाद एक आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को देखो हम लोग O से डिनोट करते हैं। आप इसे कैपिटल 0 मान लो या फिर O मान लो, O से डिनोट करते हैं हम लोग इसे। अब इसको बच्चे क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं जीरो मैट्रिक्स ऐसे। तो ये नहीं लिखना आपको, कैपिटल ही लिखना है, क्योंकि मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं।
तो मैट्रिक्स इसमें जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, बस इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। जैसे ये हो गया या फिर ये हो गया, ठीक है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जबकि हमारा स्क्वायर में, स्केलर में और आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता था, डायगोनल में वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए था, ठीक है। जबकि जीरो मैट्रिक्स में हमारा कोई भी ऑर्डर हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? देखो इसके बाद एक इक्वल मैट्रिक्स भी इसी में देख लो, फिर क्वेश्चन आपके और भी सॉल्व हो जाएंगे। एक होता है इक्वल मैट्रिक्स। देखो दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कब बोलते हैं, जब उनका ऑर्डर भी सेम होता है और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होते हैं। मतलब अगर एक एग्जांपल देते हैं हम लोग, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है x y z 5 और उसके सामने लिखा है 2 3 4 5, तो अपनी पोजीशन के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। मतलब x इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, y इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 4। अगर हम उसे मैथमेटिकल देखें, अगर सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ तक आ रहा है, देखो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ए आई जे, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास B आई जे, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। अगर मेरा A मैट्रिक्स इज इक्वल टू B है, तो इसका मतलब A आई जे इज इक्वल टू B आई जे होगा, ठीक है ना। A आई जे इक्वल टू B आई जे होगा। अब इससे क्या मतलब है, देखो A11 एलिमेंट इक्वल टू इसके A11 के इक्वल है। अगर मैं इसके एलिमेंट को B मान लेता हूँ तो A11 इक्वल टू B11 है, A12 इक्वल टू B12 है, A21 इज इक्वल टू B21 है। इस तरीके से मेरे पास AIJ इक्वल टू BIJ के इक्वल होगा, फॉर ऑल I, J के, ठीक है। उसके बाद देखो एडिशन। देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है 3 4 0 1 और बी मैट्रिक्स दे रखा है हमें 4 -1 7 -2। अगर आपको a प्लस बी निकालना है तो आप सिंपली पहले a को लिखोगे, फिर b को, ठीक है, उसको फिर ऐड करोगे। मतलब अपनी पोजीशन के एलिमेंट के हिसाब से ऐड होगा। 3 प्लस का 4 कितना हो गया, 7। 4 प्लस का -1 3, 0 प्लस का 7 7, -1 प्लस का -2 माइनस का 3, ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। अगर हम लोग a प्लस बी की जगह b प्लस ए निकालते तो क्या कोई आंसर कुछ और आता, सेम ही आंसर आता। अब इस प्रॉपर्टी को कहते क्या है, जो हम रिवर्स कर देते हैं। अगर a प्लस बी और b प्लस ए की हम बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इसको, इस वाले लॉ को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो इसका मतलब मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। फिर अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो आप पहले a को ही लिखेंगे माइनस बी, ठीक है। आप देखो 3 - 4 इज -1, 4 माइनस माइनस प्लस 1 इज 5, 0 - 7 -7, -1 माइनस माइनस प्लस का 2 इज 1। ये हमारे पास a माइनस बी आ गया, ठीक है। फिर एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब जैसे सपोज करो आपको a दे रखा है 1 2 3 -4 और हमें 2a फाइंड करना है। अगर आपको 2a फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, इसके हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 8 2 4 6 माइनस का 8। ये हमारा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। तो अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन देता है, जैसे किसने बोला कि इफ़ a इज इक्वल टू 2 - 1 3 4 एंड b इज इक्वल टू 1 0 और 4 -1, और आप और दे रखा है 2a माइनस का 3b इज इक्वल टू x, तो x आपको फाइंड करना है। 2a माइनस का 3b इक्वल टू x है, तो आप करेंगे क्या, इसके अंदर सीधा वैल्यू पुट करेंगे। 2a माइनस 3b इज इक्वल टू x है, और 2a की जगह पे क्या आ गया 2 3 -1 4, b की जगह पे क्या आ गया 1 4 0 -1 इज इक्वल टू x। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 -2 6 8, यह आएगा 3 0
12 और माइनस का 3, 4 माइनस का 3 1, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2, 6 माइनस 12 माइनस 6, 8 प्लस का 3 11। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्लियर है इतना? अब कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी दिखा दो कोई। और x प्लस का z ये आ रहा है यहाँ पे हाइट पे? यहाँ लिखते हैं, देखो x प्लस वाई प्लस का z और x प्लस का z y प्लस का z यहाँ पे इक्वल टू 9 5 7। यहाँ पे आपको x y z फाइंड करना है इसमें। और एक क्वेश्चन है हमारे पास 2 टाइम्स x 5 लिख दो, ये एग्जाम्पल नंबर, ये 10 बता रहा हूँ मैं अभी। और 7 y माइनस का 3 प्लस का 3 1 माइनस 4 2। और यहाँ पे 7 6 15 14। ये हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए। एक और छोटा सा आ जाएगा एग्जाम्पल 9 भी। कैपिटल x प्लस का कैपिटल y इज इक्वल टू 5 2 0 9 और कैपिटल x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 6 0 माइनस 1। यहाँ पे मैं एक्स वाई निकालना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑर्डर बता सकते हैं क्या आएगा हमारा? इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 into 1। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 into 3 3 into 1 3 into 1 होगा। पता है क्यों? कुछ बच्चे इसको 3 अलग अलग वैल्यू मानते हैं। ये वैल्यू तो एक ही है, तो इसलिए एक ही कॉलम कंस्ट्रक्ट करेगी। ठीक है, तो ऑर्डर सेम है, आमने सामने वाली वैल्यू इक्वल रहेगी। मतलब x प्लस वाई प्लस का z इज इक्वल टू 9, फिर x प्लस का z इज इक्वल टू 5, y प्लस का z इज इक्वल टू 7। ये हो गया क्वेश्चन थर्ड। y प्लस z ये रहा और ये रहा, इसकी जगह पे हम लोग 7 लिख देंगे। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, यहाँ से x इज इक्वल टू 2, फिर x को 2 लिखेंगे। 2 प्लस का z इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 3। z को यहाँ पुट करोगे, y प्लस का 3 इज इक्वल टू 7, देन y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसमें हमें स्मॉल एक्स वाई निकालना है। स्मॉल एक्स वाई हमारा एलिमेंट है, मैट्रिक्स के अंदर रहेगा। तो इसको कैसे, जब भी आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम दोनों साइड को साथ लेके सॉल्व करते हैं। ये भी प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों को कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बस। भाई कैसे लिख लेगा वैल्यू? अगर आपको कोई भी मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें हम लोग दोनों साइड को इक्वल लेके चलते हैं जब हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, अगर आपको प्रूफ करना होता है तब हम लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे क्या आएगा? 2x 10 14 2y माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस 4 1 2 इज इक्वल टू 7 6 15 14। इसको ऐड करोगे क्या आएगा? 2x प्लस का 3 6, यह आ गया 15, 2y माइनस का 4, यह आ गया 7 6 15 14। इसको ऐड करो, इक्वल टू पुट करोगे आएगा 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 7, और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 4/2 2 आ गया। फिर अगर आप इसको लिखोगे 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 14, यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया 9, 18/2 आ गया 9। ठीक है, अब ये जैसे क्वेश्चन है कैपिटल x प्लस कैपिटल y, मतलब ये हमारा मैट्रिक्स है, तो हम इसको हमेशा सॉल्यूशन करते हुए भी कैपिटल में ही लिखेंगे। अब अगर यहाँ से मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन आपने पहले कर रखे हैं 10th क्लास में। इस तरीके के इक्वेशन सॉल्व जैसे करते थे ना एलिमिनेशन से, इस तरीके से वही हम इसमें करेंगे। जैसे मान लो मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ, मेरा y से y कट जाएगा, x आ जाएगा। तो देखो मैंने 1 प्लस का 2 किया, तो यहाँ पे इससे कैंसिल आउट हो गया, लिख दूँ 2x इज इक्वल टू, इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? 5 प्लस का 3 8, 2 प्लस का 6 8, 0 प्लस का 0 0, 9 माइनस का 1 8, 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4 4 0 4। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दो, तो आएगा हमारे पास 4 4 0 4 प्लस का कैपिटल Y इज इक्वल टू 5 2 0 9,
यहाँ से y इज इक्वल टू 5209 माइनस 4404, इसको माइनस करोगे क्या आएगा 1, फिर माइनस का 2, फिर 0, फिर 5। ये हमारे पास कैपिटल Y की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके काफ़ी आते हैं, जिसमें एक हमारा 3.2 में 7th का बी पार्ट है, वो अच्छा है। क्वेश्चन देखो हैगा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 2340 और 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 2 माइनस का 2 माइनस 1 5। ये हमें दो इक्वेशन दे रखी है, तो इनको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करोगे, जैसे 10th क्लास में करते थे वैसे ही करेंगे। मतलब इनको वेरिएबल्स को इक्वल बना लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, तो बाई 3 इंटू में 1 एंड 2 इंटू में सेकेंड, और फिर इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 6x प्लस का 9y, इसको 3 से करोगे आएगा 6 9 12 0, इसको करोगे 2 से तो आएगा 6x प्लस का 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस 2 10। इसको अब जब आप माइनस करोगे तो आपका y आ जाएगा, क्योंकि x कैंसिल आउट हो जाएगा। y जैसे आएगा, y को फिर आप उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो इसके बेसिस पे अभी तक हमने जितना पढ़ा है, इसके बेसिस पे हम लोग जितने प्लस वाले क्वेश्चन है, माइनस वाले क्वेश्चन है, वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिससे आगे स्क्वायर वाले क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, 3.2 तो हो ही जाएगा पूरा। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के रूल तो चलो यहाँ बताता हूँ। आप मल्टीप्लाई करते कैसे, देखो अगर सपोज करो यहाँ पे लिखा है 2 माइनस 1 3 4, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास 5 0 3 4 7 माइनस का 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो बेसिक बताने के लिए देखो आप क्या करो, यहाँ पे ये लाइन खींच लो, खींच ली, यहाँ पे रो में खींच लो। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले कॉलम अगर बनाना है, मान लो अगर पहला कॉलम बनाना है ना, तो ये जो 5 और 0 नजर आ रहा है, 5 0 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी है और इन दोनों से करनी है, तो आपका यहाँ पे पहला कॉलम तैयार हो जाएगा। जैसे ही वो तैयार हो जाएगा, 5 0 को छोड़ दोगे, फिर 3 4 की मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करोगे, आपका दूसरा कॉलम तैयार हो जाएगा। फिर 7 माइनस 2 आपका तीसरा कॉलम तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले हम 5 0 की मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो 5 की मल्टीप्लाई 2 से और 0 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से, मतलब 2 इंटू में 5 और प्लस का माइनस 1 इंटू में 0, फिर 3 इंटू में 5 प्लस का 4 इंटू में 0। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे इससे, तो क्या आएगा 2 इंटू में 3 प्लस का माइनस 1 इंटू में 4। देखो बीच में प्लस का साइन होता है, अब वैल्यू के हिसाब से वो माइनस बन जाए बाद में, वो अलग बात है। हमारा फॉर्मूले ने प्लस का साइन दिया है। फिर यहाँ पे आएगा 3 की इस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू में 3 प्लस का 4 इंटू में 4, इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो क्या आएगा 2 इंटू में 7 प्लस का माइनस 1 इंटू में माइनस 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो क्या आएगा 3 इंटू में 7 प्लस का 4 इंटू में माइनस 2। ये हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है। और देखो एक क्वेश्चन है -1 2 दे देखो -1 2 3 0 1 4 और 5 7 1 3 0 -1। देखो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं क्या आता है इसका आंसर, तो क्या आएगा, पहले 5 7 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो क्या आएगा -1 इंटू में 5 प्लस का 0 इंटू 7, 2 इंटू में 5 प्लस का 1 इंटू 7, 3 इंटू में 5 प्लस का 4 इंटू 7, 1 इंटू में -1 प्लस का 0 इंटू 3, 2 इंटू में 5 प्लस का 3 इंटू 1, फिर 2 इंटू में 1 आएगा, है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई इस लास्ट में करोगे, बाकी ठीक है ना, 1 इंटू में 2 और 3 इंटू में 1, फिर 3 इंटू में 1 प्लस का 4 इंटू 3, फिर आएगा हमारा -1 इंटू में 0 प्लस का 0 इंटू में -1, फिर 2 इंटू में 0 प्लस का 1 इंटू -1,
फिर 3 इंटू में 0 प्लस का 4 इंटू -1, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो, अगर एक है हमारे पास 2 - 1 3, यहाँ पे 4 5 6, इसकी मल्टीप्लाई करानी है तो क्या होगा, पहले सिर्फ 4 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। इस 4 की मल्टीप्लाई 3 होगी तो कितना आ जाएगा हमारा, मतलब 8 -4 और 12। फिर 5 की मल्टीप्लाई 3 होगी, क्या आएगा 5 और फिर 12 - 6 18, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे हम लोग किसी का भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, क्लियर है। तो अब देखो इसके दो छोटे छोटे रूल होते हैं। एक क्या होता है, अगर आपकी मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई बी से हो रही है और आंसर उसका सी आ रहा है, सपोज करो पहले का ऑर्डर रहेगा m1 इंटू में n1, सेकेंड का ऑर्डर है m2 इंटू में n2। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर हमारा पहले से हमें पता होता है, इधर से m1 और इधर से n2, मतलब m1 इंटू में n2 होता है। जैसे कि मानो इसका ऑर्डर रहेगा 2 × 2, इसका ऑर्डर रहेगा 2 × 3, तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आना था मेरा 2 × 3। तो देखो 2 × 3 का ही आया है, 2 रो है, कॉलम 3 है। इसमें हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू में 2, इसका 2 इंटू में 3, तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 3। इसका ऑर्डर रहेगा 3 इंटू में 1, इसका 1 इंटू 3, तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 3। मान लो एक क्वेश्चन ये आएगा 1 - 1 0 और 2 3 4, इसको सॉल्व करना है तो इसका ऑर्डर रहेगा 1 इंटू 3, इसका 3 इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा 1 इंटू 1, मतलब एक एलिमेंट में आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई कराओगे सीधा इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, क्योंकि पूरा कॉलम तो एक साथ जाता है, जो पार्ट एक साथ जाता है उनके बीच में प्लस भी आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू में 2 प्लस का -1 इंटू में 3 प्लस का 0 इंटू में 4, ये हो गया 2 माइनस का 3 -1। देखो 1 × 1 का आया है, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा पहले से ही फिक्स होता है, क्लियर है। दूसरा इसका रूल क्या होता है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल आना चाहिए, मतलब n1 = m2, ठीक है। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स = रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मेरे देखो 2 कॉलम है, अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 कॉलम होते तब हम मल्टीप्लाई कैसे करते भाई, 2 एलिमेंट तो इसके पास पहुँच गए, तीसरा कहाँ जाता। तो जितने इसके कॉलम हैं उतने ही इसके रो भी होने जरूरी हैं, ठीक है। देखो ये वाली चीज़ें हमेशा हमारी बराबर होंगी, ये वाली 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 बराबर है, यहाँ पे 1 से 1 बराबर है, ठीक है। यहाँ पे 3 के इक्वल 3 आएगा, इसका यूज़ होगा अभी क्वेश्चनों में, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का आएगा। अगर आपको कभी स्क्वायर निकालना हो तब देखो अगर मान लो आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है A 1 2 3 4 और आपको A² फाइंड करना है, तो आप उसे A इंटू A करके फाइंड करोगे तो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस का 2 इंटू 3, फिर 1 इंटू 3 प्लस का 4 इंटू 3, फिर आपका 2 इंटू में 1 प्लस का 2 इंटू में 4, फिर 3 इंटू 2 प्लस का 4 इंटू 4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे आपके पास A² आ जाएगा। अगर आपको A³ फाइंड करना है तो A³ के लिए हम लोग करेंगे A² इंटू A, जो भी यहाँ पे A² की वैल्यू आएगी उसे यहाँ पुट कर दोगे, फिर आप A की वैल्यू पुट कर दोगे, उसे सॉल्व करोगे हमारा A³ आ जाएगा, ठीक है ना। एक तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, अगर आप कभी A इंटू B फाइंड कर रहे हो किसी क्वेश्चन में, वह आपका B इंटू A के इक्वल नहीं आता, मतलब हमारा जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है इज नॉट कम्युनिकेट, ठीक है ना। ये हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्युनिकेटिव नहीं होता। उसके बाद देखो इसमें क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, हमें A दे रखा है = 3 - 1 1 2 और आपको प्रूफ करना है A² - 5A प्लस का 7I = 0 मैट्रिक्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं छोटा सा, 1 2 1, यहाँ पे आप एक मिनट, x - 5 - 1, ये 1 0 2, फिर ये 0 2 0,
2 1 3 और यहाँ पे x 4 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें x फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक सब कुछ? अगर आपको ये प्रूफ करना है तो देखो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i। a स्क्वायर का मतलब a इंटू में a माइनस का 5a प्लस का 7i। आप a की वैल्यू लिखोगे 3 माइनस 1 1 2, फिर 3 माइनस 1 1 2 माइनस 5, a की जगह पे 3 माइनस 1 1 2 प्लस का 7 i। हमें क्या लेना है? 2 क्रॉस 2 का लेना है, 1 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा? 9 और माइनस 1। इसके से कराएंगे माइनस का 3 माइनस का 2। इसके से मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2 की 1 से 2, 1 की माइनस 1 से माइनस 1, 2 की 2 से प्लस का 4 या माइनस का 5 की मल्टीप्लाई कराते क्या आएगा? 15 5 माइनस का 5 10 प्लस का 7 0 0 7। ये कितना आ गया? 8 और 5 माइनस 5 3 माइनस का 15 5 माइनस का 5 10 7 0 0 7। अभी आएगा देखो 8 माइनस का 15 कितना हो गया? माइनस का 7, माइनस का 7 प्लस का 7 0, 5 माइनस का 5 0 प्लस का 0 0, माइनस 5 प्लस का 5 0 प्लस का 0 0, 3 माइनस का 10 माइनस 7 प्लस का 7 0। तो ये इक्वल टू हो गया O, मतलब कि राइट हैंड साइड। ये हमारा जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। क्लियर है? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अगर देखो इसी में ही क्वेश्चन में आपको ए क्यू भी होता है इसी क्वेश्चन के अंदर, तो आप ए क्यू पहले अलग से फाइंड कर लेते, उसके बाद आप इसके अंदर पुट कर लेते डायरेक्ट। ए स्क्वायर ए क्यूब अलग से फाइंड करते, फिर यहाँ पुट करते, वरना फिर ना आपको बहुत बार लिखना पड़ेगा। ठीक है? और ये क्वेश्चन हैगा, जैसे ये भी मिसलिनियस का 9th नंबर क्वेश्चन हैगा और ये मिसलिनियस का 8th था। अगर इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, जब भी 3 या 4 मैट्रिक्स आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो आप अगर उसे पीछे से सॉल्व करोगे ना, क्योंकि मैंने कॉलम से रो में मल्टीप्लाई करना सिखाया है, तो आप लास्ट से सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है? अब पता है ये क्वेश्चन और भी एक तरीके से आया हुआ है, बस उसने बोल रखा है 1 नंबर में कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। ये क्वेश्चन आया था 1 नंबर में ऐसा, तो उसको कैसे करोगे? आप बच्चे क्या करते हैं, ये देखेंगे कि ये कितना आएगा, 1 इंटू में 3 है ना, ये आपके पास हो गया 3 इंटू में 3, ये 3 इंटू में 1। पहले बच्चे सोचते हैं कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3 इंटू 1, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। ठीक है ना? जैसे हमारे पास आंसर आ गया। मगर आप डायरेक्टली भी तो जा सकते हो भाई, आएगी तो कुछ भी घूम फिर के ये इसकी पहली वैल्यू और इसकी आखिरी वैल्यू, तो इसका ऑर्डर सीधा हम क्या लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 1। तो ऑर्डर भी ऐसे पूछने के लिए आ जाता है, उसका भी ध्यान रखना। ठीक है? फिलहाल हमें इसमें क्या बोला है कि x की वैल्यू निकालनी है। मैंने भी आपको क्या बताया कि हमें लास्ट से मल्टीप्लाई कराना है। तो देखो x माइनस 5 माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं। इसकी इससे कराएंगे क्या आएगा, 1 इंटू में x प्लस का 0 इंटू में 4 प्लस का 2 इंटू 1, फिर आएगा 0 इंटू में x प्लस का 2 इंटू 8 प्लस का 1 इंटू 1, फिर आएगा 2 इंटू में x प्लस का 0 इंटू में 4 प्लस का 3 इंटू 1। x माइनस 5 माइनस 1, ये हो गया x प्लस का 2, ये हो गया 2 इंटू में 4 है ना, कितना हो गया 8 और 9, और ये हो गया 2x प्लस का 3। इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो क्या आएगा, x प्लस का 2 माइनस का 45 माइनस का 1 इंटू 2x प्लस का 3। अब देखो ये इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा हमारा, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स लिखी है इसका ऑर्डर हमारा क्या होगा, 1 क्रॉस 1। एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, तो हम लोग जीरो मैट्रिक्स को भी 1 क्रॉस 1 का जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे ताकि हम इसे इक्वेट करा सके। अब हम लोग मैट्रिक्स का साइन हटा सकते हैं, तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 45 माइनस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है? इससे कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 48 और x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस अंडर रूट में 48, जिसको हम लिख सकते हैं 4√3। x हमारे पास आ गया प्लस माइनस का 4√3। ठीक है? तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में 4 नंबर में आते रहते हैं। ठीक है ना? और एक इसमें अच्छा क्वेश्चन है मिसलिनियस में, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 11।
देखो मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रखा है फाइंड x व्हेन x मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 और -7 -8 -9 2 4 6। यहाँ पे मुझे कैपिटल x दे रखा है, मतलब ये मेरा जो कैपिटल x है क्या है, मैट्रिक्स है। कैपिटल x हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। तो इसे देखो कैसे करोगे। सबसे पहले हमें x का ऑर्डर फिट करना पड़ेगा कि x का ऑर्डर है क्या। इसका ऑर्डर कितना आएगा 2 into 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 into 3। तो मैंने आपको रूल बताया था ये कि a इंटू में b इज इक्वल टू c होता है। तो यहाँ पे m1 इंटू n1, ये m2 इंटू n2, तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर m1 n2, तो m1 इंटू में n2। इसका मतलब ये मेरा इक्वल टू इसके होता है ना, ये इक्वल टू इसके होता है। तो ये वाला 2 इक्वल टू किसके हो गया, इसके रो के। आ रही बात समझ में भाई, ये वाला 2 हमारा किसके इक्वल हो गया, इसके रो के। क्योंकि जितना पहली मैट्रिक्स का रो होता है उतना ही हमारे आंसर का भी रो होता है। तो इसका रो, इसमें रो कितने होंगे 2, तो इसके भी कितने हो गए 2। अब कॉलम की बात करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब इसके इक्वल टू क्या होगा, इसका कॉलम, तो वो भी कितना आ गया 2। तो इसका मतलब जो हमारा मैट्रिक्स x है उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। तो आपका जो x का ऑर्डर है वो कितना हो गया 2 क्रॉस 2। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ। सबको ठीक है ना भाई। जितने हमारे आंसर के मैट्रिक्स के रो होते हैं उतने ही हमारे मैट्रिक्स के रो होते हैं। मैंने बताया था ये इक्वल टू इसके होता है, ये इक्वल टू इसके होता है। अगर यहाँ पे मेरा क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है तो ये भी मेरे पास 2 ही आएगा। फिर अब आती बात कॉलम की, जितने इस वाले मैट्रिक्स के कॉलम है उतने ही हमारे पहले मैट्रिक्स के कॉलम होंगे। तो ये भी हो गया 2। क्लियर है। तो मेरा जो मैट्रिक्स x है वो हो गया 2 क्रॉस 2 का। अब आपको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेट करना पड़ेगा। तो उसको लेट करते हैं हम लोग a b c d। ये मेरे पास हो गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे a b c d की। देखो a b c d, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a प्लस 4b c प्लस का 4d और 2a प्लस का 5b और 2c प्लस का 5d, 3a प्लस का 6b 3c प्लस का 6d इज इक्वल टू आ गया -7 -8 -9 2 4 6। यहाँ से इक्वेट करोगे a प्लस का 4b इज इक्वल टू कितना आ गया -7। फिर 2a प्लस का 5b इज इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड को हम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ab को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन बहुत है। फिर आता है c प्लस का 4d इज इक्वल टू 2 और 2c प्लस का 5d इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास हो गया इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। अगर आप इसको सॉल्व करोगे फर्स्ट सेकंड को तो चलो करते हैं। देखो बाई 2 इंटू में 1 एंड सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2a प्लस का 8b इज इक्वल टू माइनस का 14। यहाँ पे आ गया 2a प्लस का 5b इज इक्वल टू -8। इससे कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आ गया 3b इज इक्वल टू -6, b आ गया माइनस का 2, b को -2 इन इक्वेशन 1 पुट करूँगा तो x कितना आ जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू -7। a कितना आ गया यहाँ से 1। फिर ऐसे हम लोग थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसको इक्वल टू बनाएंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, d हमारा आ जाएगा 0। देखो अगर आप लोग बाई थर्ड एंड 2 इंटू में 3 एंड 4 को सॉल्व करोगे तो d आपका आ जाएगा 0 और c आ जाएगा 2। ठीक है, d और c आपके पास ही आ जाएगा। इन वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा x का आंसर आ जाएगा, मतलब 1 माइनस का 2 और 2 और 0, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है काफ़ी वैसे। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के बेस पे आपका 1 to make 17 क्वेश्चन भी ठीक है। सेवनटीन हमारा 3.2 का, इसने दे रखा है a इज इक्वल टू 3 4 -2 माइनस का 2। i हमें दे रखा है, वो नहीं भी देगा तो पता है हमें, स्मॉल k माइनस का 2i।
तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ए स्क्वायर इक्वल टू ये दे रखा है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो a की जगह पे क्या आएगा, ए स्क्वायर की जगह पे a इंटू में a इज इक्वल टू स्मॉल k माइनस का 2i। a की जगह पे क्या आ गया 3 4 माइनस 2 माइनस का 2 3 4 माइनस का 2 माइनस का 2 k। a की जगह पे 3 4 माइनस का 2, i की वैल्यू क्या आएगी 1 0 0 1। तो इसके मल्टीप्लाई कराओ क्या आएगा 3 3 9 माइनस का 8, 3 इंटू 4 12 माइनस का 4 इंटू 2 8, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 और माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4, माइनस 2 इंटू 4 माइनस का 8, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4 इज इक्वल टू 3k माइनस का 2k 4k माइनस का 2k और यहाँ पे 2 0 0 2। ये हमारे पास आ गया 9 माइनस का 8 1 माइनस 2 4 और माइनस का 4। ये हमारे पास हो गया 3k माइनस का 2 माइनस 2k 4k और माइनस 2k माइनस 2। अब इसे इक्वेट कर दो किसी को भी, जैसे इसको इक्वल टू इसके रखोगे तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 k इक्वल टू कितना आ गया 1। और भी कहीं से चेक कर सकते हो 4 इज इक्वल टू 4k, k इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है इतनी बात? तो मल्टीप्लाई वाले इतने काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर 3.2 का। ए हमें दे रखा है 0 माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 0। आपको प्रूफ करना है i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये क्वेश्चन है छोटा सा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा सिर्फ i प्लस का a। i की वैल्यू क्या होगी 1 0 0 1, a की वैल्यू 0 माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 0। ये हो गया 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 10 अल्फ़ा बाई 2, ये आ गया 1। ये हमारा सॉल्व हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, उसमें क्या आएगा i माइनस a कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पे i की वैल्यू पुट करोगे वह है 1 0 0 1 माइनस a की वैल्यू 0 माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 0। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस का 0 कितना आ गया 1, 0 माइनस माइनस प्लस का 10 अल्फ़ा बाई 2, 0 माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2, 1 माइनस 0 1। अब देखो यहाँ पे हमारा एंगल आएगा हाफ एंगल, मतलब अल्फ़ा बाई 2 है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में फुल एंगल है, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें एंगल सेम बनाना जरूरी है। और हम लोग फुल एंगल को हाफ एंगल में बना सकते हैं बहुत आराम से। ऐसा हमने पहले पढ़ा है। क्या पढ़ा था हमने? साइन 2a का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10 की फॉर्म में। साइन 2a इज इक्वल टू होता था 2 tan a अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर a। अगर मैं यहाँ पे a की जगह पे a बाई 2 रिप्लेस कर दूँ, इसमें पूरे फॉर्मूले में मैं a की जगह a बाई 2 रिप्लेस कर दूँ, तो साइन a इज इक्वल टू बन जाएगा 2 tan a बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ये मेरा हाफ एंगल फॉर्मूला बन गया किसका? साइन a का। सेम ऐसे ही हमारे पास cos 2a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर a। यहाँ भी अगर हम a की जगह पे a बाई 2 रिप्लेस करते हैं तो क्या बन जाएगा? cos a इज इक्वल टू 1 माइनस का tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन में 1 प्लस का। तो अब आपको ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको फुल एंगल को हाफ एंगल में बनाना है। तो मैं cos अल्फ़ा की जगह पे क्या लिखूँगा 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस का 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2।
फिर ये 2 tan अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब मुझे इसकी करानी मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने से पहले देखो काफ़ी सारी वैल्यू है तो हम इसको कुछ लेट कर लेते हैं। tan अल्फ़ा बाई 2 को हम लोग कुछ भी x p वगैरह, जैसे मैं p लेट कर लेता हूँ, तो लेट कर लो tan अल्फ़ा बाई 2 को इज इक्वल टू p। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 1, मतलब हमें लिखने में आसान रहेगा बस, और कुछ नहीं होगा, इससे कम टाइम वेस्ट होगा। 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p अपॉन में 1 प्लस का p स्क्वायर और 2p अपॉन में 1 प्लस का p स्क्वायर और 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का p स्क्वायर। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे, देखो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, मतलब 1 इंटू में 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस का p इंटू में 2p 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या आएगा, माइनस का p इंटू में 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का p स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में 2p अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, आप उसकी सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो क्या आएगा, 1 इंटू में माइनस का 2p 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस का p इंटू में 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर। यह आएगा माइनस का p इंटू में माइनस का 2p 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे डिवाइड में तो एलसीएम सेम है, तो बस ऊपर वाली वैल्यू ऐड करनी है, 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस का 2p स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पे आ गया माइनस का p प्लस का p क्यूब प्लस का 2p अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर। ये कितना आएगा, माइनस का 2p प्लस का p माइनस p क्यूब अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर। यह आ गया 2p स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो माइनस का पी स्क्वायर प्लस का 2p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का पी स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर। 2p माइनस का p कितना हो गया, p। अगर मैं p प्लस का p क्यूब आ गया, अगर मैं p कॉमन लूँगा तो आएगा 1 प्लस का p स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, देखो 2p माइनस का p बच गया, p प्लस का p क्यूब में से अगर मैंने p कॉमन लिया तो 1 प्लस पी स्क्वायर आ गया, माइनस का 2p माइनस का प्लस का p, माइनस का p आ गया, माइनस का p और माइनस का p क्यूब, माइनस का p कॉमन लूँगा तो आएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर। ये इसमें से माइनस हो गया तो सीधा 1 प्लस का पी स्क्वायर स्क्वायर आ गया, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये, तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस पी, पी और 1, ये इक्वल टू आ गया 1। पी की जगह पे क्या आ गया हमारा, tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2 और 1, ये इक्वल टू हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है ना, तो ये आपका 3.2 के बेसिस पे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, इसे कर लेना। ठीक है।